शर्मा साहब पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, शफीक मीर साहब भी हमारे साथ ज्वाइन हैं, आबिद वानी साहब ने ज्वाइन किया है और मोहम्मद शफी शमा साहब ने हमारे साथ ओबीसी मोर्चा से भी ज्वाइन किया है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अनिल आप ही के पास आ रहा हूँ। बड़े दिनों से मांग हो रही थी जनाब ये चुनाव डिले ना करें, साथ साथ कराया जाए। बीच में ये भी खबर आ रही थी कि जनाब जब असेंबली की हो सकती है तो इसको भी कराया जाए। फाइनली मामला था कि रिजर्वेशन पर मामला अटक गया था और अब खबर यह है कि 31 दिसंबर से पहले पहले ये जो कमेटी है 3 आदमियों पर मुश्तमिल, ये अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकती है। जिस तरीके का भाषण आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिया है, क्या ये एक्सपेक्ट है कि मई जून या अप्रैल में आते आते ये चुनाव हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर हो? गौहर साहब, सबसे पहले तो आपको और पैनलिस्ट जितने भी मेरे भाई बैठे हुए हैं सभी को आदाब। जहां जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव आज से पहले भी हो सकते थे, जो ओबीसी की जो रिजर्वेशन की बात जो कर रहे हैं, जो अभी पिछले 15 दिन में जो एक्सरसाइज हो चुकी है जी, मैं समझता हूं कि इसका श्रेय जो है, इसका क्रेडिट जो है वो हमारे वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब को जाता है, क्योंकि नई चुनी हुई सरकार आई, 90 विधायक जो है वो चुने हुए आए और असेंबली के अंदर एक माहौल बना। और जे इस चीज का मालूमात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रही होगी कि अब ये इशू जो है अब ज्यादा डिले करने वाला नहीं रहा, क्योंकि ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने, हम लोगों ने सभी ने मिलकर ये जद्दोजहद जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 12-14 सालों से हम लोग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी जो है, अहम डेमोक्रेसी, जिसके 40,000 से ज्यादा नुमाइंदे चुनकर अभी आपके सामने आएंगे और उनको बाख्तियार बनाया जाए, पंचायतों को बाख्तियार बनाया जाए और पंचायतों को इंपावर किया जाए। इसकी जद्दोजहद हमारी चलती रही। इसी के मद्देनजर हम लोगों ने एक जहां शुरुआत की कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो तैनात किया जाए। उसका एक ही काम था स्टेट इलेक्शन कमीशन का कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुई डेमोक्रेसी जो है, 3 टायर सिस्टम, फर्स्ट ईयर पंच सरपंच, सेकंड ईयर ब्लॉक समिति और थर्ड ईयर जो है वो डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ये जो है इसके इलेक्शन करवाना, इतना ही काम जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का है। इससे बाहर स्टेट इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है। हम अगर बात करें इस एक्सरसाइज की, जो गौहर साहब आप कह रहे हैं अभी हुई, अभी बयान आया, मुझे लगता है कि ये बयान अगर आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले भी आ जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे जो इलेक्शन है, जो हमारी टर्म जो है 2023 दिसंबर को जो है वो खत्म हो गई थी। 2023 दिसंबर से चलते चलते अब दोबारा दिसंबर आने वाला है, तकरीबन 1 साल का अरसा हमारा जाया हुआ। मतलब हमारा नहीं जाया होगा, लोगों का, अवाम का जाया होगा। और अवाम चाहती है कि हमें मौका दिया जाए नए नुमाइंदे चुनने का, हमारे पंच सरपंच, वीडीसी, डीडीसी, ये नए नुमाइंदे चुनने का हमें मौका दिया जाए। अब उस मौके से जो है ये तमाम दूरियां क्यों पड़ी? अब ये बहुत सारी चीजें इसमें है, इसमें बड़ी पॉलिटिक्स भी जो है वो उसकी भी बू आती है, साजिश है उसकी भी। और लेकिन मैं कुल मिला के ये जरूर कहूंगा कि एक तो ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के तमाम लोगों की मेहनत जो है इसमें है कि आज जो है ये ऐलान जो है गवर्नर साहब ने भी बोला है। दूसरा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इस वक्त गवर्नमेंट जो वजीर आला इस वक्त जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब हैं, और उनका भी एक प्रेशर रहा होगा कि क्यों ना पंचायत इलेक्शन जो है शफीक मीर साहब, क्योंकि हमने देखा कि अब ये बड़ा जब नेशनल इम्तिहान कॉन्फ्रेंस है आई जब है हम आज जम्मू की बात कश्मीर के करते अंदर, हैं, ये बड़ा उन्होंने इंपॉर्टेंट पंचायतों है। को, एक तरफ से एमएलएज हमारे इलेक्टेड है, दूसरी तरफ से एक पैरेलल सिस्टम चलेगा अब डेमोक्रेसी के अंदर, ये भी बड़ा जरूरी है, जो गांव देहात के इंटीरियर तक जाकर नुमाइंदगी कर सकते हैं। अब जिस तरीके की तैयारियां हुई हैं और इस बीच जो ओबीसी वाला कमीशन को जो काम देना था, जिस तरीके से उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिले हैं और अब ये एक्सपेक्ट है कि शायद 31 से पहले पहले वो अपनी रिपोर्ट दे, क्या आपको लगता है कि जो होमवर्क उनका होना चाहिए था ग्राउंड पे जाकर वो वैसे ही हुआ है, या सेक्रेटरीट में बैठकर ही ये सारा कुछ काम चलाया गया है? देखिए गौर साहब, जी ऐसा गौर है साहब, कि जितना जहां तक आप ये बात कर रहे हैं कि कोई प्रेशर है या इस किस्म की चीज है या सरकार नई आई है तो उसकी वजह से चीजें तेज हुई हैं,
मेरे नजदीक ऐसा कुछ नहीं है। आईनी तौर पर भी 73rd अमेंडमेंट के तहत अपने टाइम पर 1 साल पहले जो है पंचायत के चुनाव होने चाहिए थे। किस वजह से सरकार ने डिले किए, क्यों किए? क्योंकि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पर हर चीज जो है रेस्ट ऑफ द कंट्री से हमेशा से डिफरेंट होती आई है। तो इस हिसाब से भी जम्मू कश्मीर जो है स्पेशल है। तो मैं ये समझता हूं कि ये चुनाव जो है ये अपने वक्त पर होने चाहिए थे। अगर इस वक्त तक ये डिले हुए हैं तो पहले से ही जो है एक्सरसाइज जो चल रही है उस हिसाब से ये मतवक्का है कि मार्च अप्रैल तक जो है ये चुनाव होने की संभावना है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये चुनाव होने चाहिए और बहुत जल्द होने चाहिए। जहां तक नई सरकार का ताल्लुक है, इस वक्त तक अभी सरकार जो है, जो मौजूदा जम्मू कश्मीर की सरकार है, ये कोई फैसला लेने की पोजीशन में नहीं है। ये तो अभी अपनी एम्पावरमेंट की जदोजहद कर रही है कि उसके पास क्या इख्तियारात है, वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। वो अभी अपनी एम्पावरमेंट की लड़ाई लड़ रही है, जिस तरीके से पंचायती नुमाइंदे गुज़िश्ता 14 साल के अंदर जो है अपनी लड़ाई लड़ते आए थे। तो मुझे लगता है इस सरकार को अभी हमारी तरफ या दूसरे डिसेंट्रलाइज पावरें करने की तो अभी वो सोचेंगे नहीं। उनको अभी तक अपनी एम्पावरमेंट पूरे तरीके से नहीं हुई है। तब मैं गवर्नर साहब के इस बयान का खैर मकदम करता हूं। गवर्नर साहब को भी जो है इस सरकार लूली लंगड़ी जो सरकार जो भी कुछ इन्होंने बनाई है यहाँ पर, उसको लिखना चाहिए कि इस सिलसिला में जो है जल्दी काम किया जाए। जो ग्रास रूट लेवल पर लोगों के काम जो गुज़िश्ता 10 साल से हो रहे थे या 6 साल से जब से ये सरकार बनी थी, तो ये होने चाहिए जो अपने टाइम पर या उस तरीके से चुनाव यहाँ पर होने चाहिए। जहां तक रहेगी उमर साहब की सरकार की बात, अभी मैं आपको 1 हफ्ता पहले का वाकया सुनाऊंगा कि गांदरबल के अंदर क्या वाकया हुआ। गांदरबल के अंदर एक रिव्यू मीटिंग उमर साहब चीफ मिनिस्टर साहब खुद ले रहे थे। वहां पर डीडीसी नुमाइंदों को वहां पर बैठने नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो है जो भी कुछ सरकार है उसकी सिंसियरिटी का यहाँ से पता चलता है। उस पर सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से भी आबिद नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, तो जरूर उनसे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले कि मैं आबिद आपके पास आऊं, मोहम्मद शफी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि ओबीसीज पर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी फोकस था। और ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस को कहा जा रहा है कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर वो रिप्रेजेंटेशन लेंगे और उनको सियासी हक दिए जाएंगे, किस हद तक आप मान रहे हैं कि प्रॉपर्ली ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व किया गया है और वाकई तौर पर ओबीसी रिप्रेजेंट करेंगे जी अब पंचायतों के अंदर? देखिए, जहां तक दूसरी कैटेगरीज का सवाल है, वाकई नई मैं शफीक साहब एक मिनट शफीक साहब से ले लूं, ये ओबीसी को रिप्रेजेंट करें, फिर आपके पास दोबारा आता हूं जी। बिल्कुल गवर्नर साहब आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये तो बहुत अच्छी बात है और दराज से पड़े थे कि हमारी ये जो आवाज को सुना जाएगा। आज तो बहुत मसरत हो रही है कि हमें भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है कि हम भी इसमें शुरका है, हम भी शरीक हैं इसमें, हम भी इसमें लड़ सकते हैं और अपनी नुमाइंदगी कर सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत ये खुशी की बात है। तो हम तो चूंकि मैंने इससे पहले भी बहुत बार दिया है इस पर कि हम तो अब हुकूक की आबियारी चाहते थे। आज तो खुशी हो रही है कि ये जो हमारे आनजानी गवर्नर साहब है, नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने रस दराज के बाद आवाज़ उठाई है हमारे हक में, वो कामयाब हो चुके हैं। और हम इस बात की दाद देते हैं कि हमें भी इन लोकल बॉडीज़ में शामिल किया जा रहा है। हम भी अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स हम चुन सकते हैं और हम भी ये जो लोग हैं जिन बेचारों को आज तक लातों तले दबा चुके हैं, आज तक इनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी है। तो आज पहली बार ये रूरल एरियाज में भी अर्बन एरिया में भी हमारी अपनी रिप्रेजेंटेशन होगी इंशाल्लाह। इसके लिए मुबारकबाद के हम ये लोग मुस्तहक हैं। ठीक है जी, यानी आप मुतमईन है कि कहीं ना कहीं अब जब ये प्रोसेस चलेगा, ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं इनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। लेकिन शफी आबिद वानी बड़ा इंपॉर्टेंट है,
अब सबकी नजरें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पर रहेंगी, जहां पर जमहूरियत का जश्न 2025 में भी देखने को मिलेगा, जिस तरीके की बात आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कही है। लेकिन सवाल वही है कि जब हदबंदियां चल रही होंगी, जब नई रिजर्वेशन की बात चल रही है, तो क्या वाकई तौर पर आपको लगता है कि कमीशन ने ऑन ग्राउंड पर जाकर काम किया होगा, या वैसे ही काम किया होगा जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन ने किया कि एक का सर एक का पांव जोड़कर कॉन्स्टिट्यूएंसियां बनाई और फिर काफी हाहाकार हुई जब रिपोर्ट सामने आई? क्या अब की बार सरकार को ये सारी चीजें फाइनल करने से पहले देखनी पड़ेंगी? देखिए जरूर गवर साहब, पहले मैं ओबीसी वगैरह इन रिजर्वेशंस की बात करूं उससे पहले आज हमारी सरकार का 1 महीना पूरा हो गया। और अभी मैं सुन रहा था बीजेपी के नुमाइंदे जो तर्जुमान है यहाँ पर, लंगड़ी लूली सरकार, ऐसे अल्फाजों का उन्होंने इस्तेमाल किया। अगर हम लंगड़ी लूली सरकार होते तो हमने ये 4 अहम फैसले नहीं लिए होते। अगर हम में कोई कमी है तो वो यही है कि लॉ एंड ऑर्डर इस टाइम यूनियन टेरिटरी में हमारे पास नहीं है, उसके लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। बाकी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है या लोकल इश्यूज है, उन पर हम पूरा गौर फिक्र भी करते हैं और एड्रेसल भी करते हैं। और जो हमने ये 4 वादे आज पूरे किए हैं इस 1 महीने में, वो उसकी अक्कासी करता है। रही बात पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन और लोकल सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ावा दिया है। अगर मैं बात करूं पंचायती राज का जो निज़ाम है, ये महाराजा हरी सिंह के वक्त 1935 में स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद वक्तन फवक्तन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1951 से लेकर 1989 पंचायती राज एक्ट तक इसमें तरमीम की और इसको एक लोकल सेल्फ गवर्नेंस का एक इम्यूलेटिंग मॉडल बनाया। अगर आपको याद होगा 2001 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट में ही पंचायत इलेक्शन हुए, हालांकि हालात बहुत नाजुक थे। उसके बाद 2011 में फिर से जब उमर साहब की गवर्नमेंट आई, हाजी अली मोहम्मद सागर साहब वजीर थे रूरल पंचायत के, और 2011 में पंचायत के इलेक्शन हो गए, जहां पर करीबन 30,000 पंच इलेक्ट होके आए और 80% की पोलिंग हो गई। और मुझे लगता है वो सबसे सक्सेसफुल और वाइब्रेंट पंचायत इलेक्शन था। इसी तरीके से आगे भी वादा बंद है, जितना भी स्टेट इलेक्शन कमीशन को ही फैसला लेना है, उन्हीं को कॉल लेनी है। और जहां तक जो आप रिजर्वेशंस की बात कर रहे थे या बाकी सब चीजों की बात कर रहे थे, जब एक फाइनल सूरत हमारे सामने आएगी, उसमें कहाँ कमी होगी, कहाँ लूप होल्स होंगे, कहाँ इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत होगी, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अपनी राय सामने रखेंगे। अच्छा, ये जो शफीक मीर साहब बता रहे थे कि जरा अपना एम्पावरमेंट देख ले फिर जाके पंचायतों के एम्पावरमेंट की बात करें। परसों तो एलजी रिव्यू मीटिंग एक थी जहां उमर साहब बैठे थे, पहली मीटिंग में ही पंचायत मेंबरों को आने की इजाजत नहीं दी गई, इलेक्टेड मेंबर्स को आने की इजाजत नहीं दी गई, तो शक शुबा तो पहले दिन से ही फिर उठे। देखिए अगर आपको याद होगा इस टाइम कोई इलेक्टेड पंच है नहीं, तो ये कहना कि किसी पंच को अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि 9 जनवरी 2024 में उनकी टर्म खत्म हो चुकी है। अब वो मीटिंग का क्या डेकोरम होता, हु ऑल वेर इनवाइटेड और किनको लेना होता और कब कहाँ तक ये इंफॉर्मेशन सही है, मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक इस पूरे एनमास में अगर देखा जाए कि हम डिसेंट्रलाइजेशन के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। हमने हमेशा प्रूव किया, अभी मैंने एग्जांपल्स दी कि पंचायत के इलेक्शंस कैसे हमने कंडक्ट किए हैं यहाँ, और आगे भी जितना कोऑपरेशन हमारी गवर्नमेंट से जरूरत होगा वी विल कोऑपरेट। मैं अनिल आपके पास आ रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है कि जम्मू में किस तरीके से आपकी हफ्ते में 1-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और हर बार आप डॉक्यूमेंट लेकर आते कि देखिए साहब हम ये प्लान दे रहे हैं, एग्जीक्यूशन ये हो रहा है, हमारा प्रोटोकॉल ये है और ग्राउंड पर ये हो रहा है। और ऐसा लगा कि तालमेल जो अफसरों और आपके बीच में होना चाहिए था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में होना चाहिए था, वो था नहीं। और ये लग रहा था कि शायद पहली बार सिस्टम बना है, इसलिए इस तरीके का अप्स एंड डाउन जो देखने को मिल रहा है। अब जब ये नया सिस्टम चलेगा, उससे पहले क्या होमवर्क होना चाहिए जिससे गवर्नमेंट और स्टेट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में तालमेल बैठे? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। एक पॉइंट देखिए गौहर साहब, सबसे है कि जे अब स्टेट सब्जेक्ट है हमारा, हमारे जम्मू कश्मीर के वजीर आला जो हैं उमर अब्दुल्ला साहब, अब उनको ये चीजें तय करनी होगी, क्योंकि पहले तो सारी चीजें जो थी वो गवर्नर साहब के पास थी या उसके पास एलजी साहब के पास थी, लेकिन अब जो सारी चीजें हैं वो सारी की सारी होंगी चीफ मिनिस्टर साहब के पास, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है रूरल डेवलपमेंट, ये सीधा सीधा जो है वो सरकार के पास है। और अब ये सरकार को तय करना है कि जो कमी है
एलजी सरकार में जो रही हैं 2018 में जब पंच सरपंच बने और उसके बाद बीडीसी बने, उसके बाद डीडीसी बने, जो भी जितनी भी कमियां पेशियां रही हैं वो उनसे मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब हैं वो सारी चीजें जो है वो जानकारी उनको होगी। और मुझे इस चीज की भी उम्मीद है क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब जो है ये दूसरी मर्तबा वजीर आला जम्मू कश्मीर के बने और साथ ही समय जो है उनकी एक बैकग्राउंड जो है एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और एक काफी मेच्योरिटी के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार जब उन्होंने कैबिनेट जो बनाई और 3 मंत्री कश्मीर से लिए, 3 मंत्री जो है वो जम्मू से लिए, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। जहां से उनको 38 एमएलए आए वहां से भी उन्होंने 3 मंत्री लिए, जहां से उनको 6 एमएलए आए वहां से भी उन्होंने 3 मंत्री लिए। तो इसका मतलब ये एक मेच्योरिटी के साथ उमर अब्दुल्ला साहब जो है आपको चलाना चाहते हैं, उनकी सोच जो है, नजरिया जो है वो पहली ही कैबिनेट में जो है वो दिख गया। ठीक है ना, आपको उम्मीद है कि जो बात हमें एडमिनिस्ट्रेशन से हल नहीं हुई, यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं जिन्हें ये पता है कि पब्लिक डील क्या होती है, वहां पर आपकी उम्मीद बनती है। लेकिन शफीक मीर साहब, मुझे याद है कि आप वजीर दाखिला तब चले गए थे जब पुंछ रजौरी का था, कुछ मामला इस तरीके के बने थे कि अफसरों और आपके बीच में तलक कलामियां हुई थी और बहुत देर तक आप नाराज भी दिखे, दिल्ली से भी और यहाँ की अफसरशाही से भी, और कई बार आप एलजी से भी मिले हैं। अब 2 पावर सेंटर अभी सामने हमारे हैं, कोई इस बात को माने न माने, एक राजभवन है, एक सिविल सेक्रेटरीट है जहां पर उमर अब्दुल्ला साहब बैठे हैं। इस बीच जो तीसरा पावर सेंटर बनने जा रहा है, इसको बैलेंस करना और इसको दोनों चीजें बैलेंस लेकर चलाना, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा ये जो इलेक्ट होकर आएंगे कि वो बैलेंस मेंटेन करके रखे राजभवन और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन के बीच में। देखिए, जहां तक आप ये थर्ड पावर जो है इसकी एक फ्रंट की बात कर रहे हैं, मैं इसको नहीं समझता हूं। ये भी आप सिविल गवर्नेंस का एक हिस्सा है, इसको आप थर्ड टायर ही आप कह सकते हैं, ये फ्रंट नहीं है। अलबत्ता एक चीज मैं आपको कहूंगा, जहां पर 2 पावर सेंटर्स की आपने बात की है, राजभवन की या सिविल सेक्रेटरीट की, तो मुझे लगता है अभी भी बहुत सारे फैसलों पर जो है राजभवन ही भारी है। यहाँ पर फाइनल फैसला कोई भी फाइल जो है अप्रूवल लेने की खातिर राजभवन में ही भेजी जाएगी। अगर राजभवन से आज ये वर्ड आया है कि पंचायत के चुनाव होने चाहिए या होंगे, तो इसका मतलब है होंगे। ये आप मान लीजिए कि पंचायत के चुनाव होंगे और इसको हम ज्यादा देर डिले नहीं करने देंगे, चाहे यहाँ पर उमर साहब हो, चाहे कोई दूसरा साहब हो या तीसरा साहब हो। ये चूंकि ये इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर के अंदर डायरेक्ट 3 टायर सिस्टम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने खड़ा किया हुआ है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने खड़ा किया हुआ, इस इंस्टीट्यूशन को कोई मार नहीं सकता, रोक नहीं सकता। लेकिन मैं इन शॉर्ट अभी तो अभी बताइए कि ये इंस्टीट्यूशन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के टेन्योर में खड़ा किया गया, यहाँ कोई ये नया नहीं है, सब पुराना है जी, हम पहले से इसको देखते आ रहे हैं, हमारे लिए नई चीज है नहीं। देखिए साहब, हम भी पहले से देखते आए हैं, हम भी 2011 से चुनाव लड़ते आए हैं। हमने 2011 में भी बहुत बड़ी जदोजहद की थी उमर साहब की सरकार में कि यहाँ पर 2nd टायर के चुनाव करवाए जाए, 3rd टायर के चुनाव करवाए जाए। नहीं किसी ने करवाए थे, कांग्रेस की और नेशनल कांग्रेस की सरकार उस समय भी यहाँ पर थी। उसके बाद पीडीपी की सरकार यहाँ पर आई, उन्होंने भी नहीं करवाए थे, बल्कि वक्त से पहले ही यहाँ पर पंचायत को पीडीपी ने जो है रिजॉल्व कर दिया था। ये मैं कहूँ, उसके बाद जब हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को 2016 के अंदर मिले, उसके बाद वहां से दिल्ली से ये स्टार्ट हुआ था कि जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर पंचायती राज सिस्टम खड़ा किया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि ये सीधा सीधा क्रेडिट जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जाता है, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है, और यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नुमाइंदा यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा हुआ है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुंह से जब ये वर्ड आया है, तो मुझे लगता है कि अब चुनाव जरूर होंगे और हर सूरत में होंगे। आबिद वानी, इतना मुश्किल है सरकार को बैलेंस बना के चलना, तेवर तो बड़े साफ दिख रहे हैं कि जनाब दिल्ली से ही सब कुछ चल रहा है, तो उमर साहब की तो ज्यादा गुंजाइश ही नहीं बचती है कहीं। देखिए, ये थोड़ा क्या मैं बोलूं, मिस इन्फॉर्मेशन या कहूं कि इल इन्फॉर्म्ड है बीजेपी के जो ये प्रवक्ता हैं। इनको खुद ही इन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया खुद को। ये बोल रहे हैं कि हमने 3 टायर सिस्टम यहाँ शुरू किया, लेकिन जैसे ही इनकी सरकार बीजेपी पीडीपी की सरकार आई, इन्होंने प्रीमैच्योरली डिसॉल्व किए जितने भी पंच बिफोर देयर टर्म ऑफ 2 ईयर्स। तो इनके जो भी दावे हैं ये दोगलापंथी है। जहां तक मैंने आपको एग्जांपल्स दी, 2011 में भी हम ही ने पंच के इलेक्शन कराए, 80% टर्न आउट है, हकीकत है, फैक्ट है, आप चेक कर सकते हैं। 2001 में हमारी गवर्नमेंट ने पंच के इलेक्शंस कराए,
तो हकीकत है, आप चेक कर सकते हैं। और पंचायती राज एक्ट 1988 असेंबली में पास हुआ, तब हमारी गवर्नमेंट थी। तो मुझे लगता है कि इस पे ज्यादा कुछ कहना जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है, ये जो बोल रहे थे ड्यूअल गवर्नेंस का मॉडल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। और इसीलिए हमारे काबीना ने पहला जो काम किया था कि रेजोल्यूशन लाया स्टेटहुड रेस्टोरेशन पे। और जहां तक ये बोल रहे हैं कि हमारी सरकार क्या कर रही है, कितना कर पाएगी, हमारा इंटेंट क्लियर है। वी आर फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। और कोई भी रुकावट आए, वी आर डिटर्मिन्ड, और वो हम करके रहेंगे। ठीक है जी। शफी साहब, जरा आप भी एक लास्ट कमेंट करें जी। आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जद्दोजहद जो हुई थी वो रंग ला रही है, ओबीसी की रिपोर्ट सामने आएगी तो उसके बाद एक क्लियर लाइन होगी कि कितने लोग कहाँ से लड़ सकते हैं, किस तरीके से क्या कुछ होगा। लेकिन उससे पहले जो रिप्रेजेंटेशंस का सिलसिला था, मिलने का सिलसिला था कमीशन के साथ, क्या आपकी तरफ से या आपके इदारे की तरफ से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो किया गया, उनसे बातचीत कोई हुई? हम गवर साहब कमीशन को मिले हैं, मगर ये जो आज ये सेंसस तो नहीं हो चुकी है, ये जो डिलिमिटेशन ये कर रहे हैं, इसमें तो यहाँ बहुत सारे हमारे डीसी साहिबा को या ऑफिसर साहिबा को तो पूरी इल्मियत ही नहीं है कि ये कौन सी कितनी कास्ट, हाउ मेनी कास्ट आर देयर, और ये वहाँ वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनको पूरा ये इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हर लोग कहते हैं हमें कि इनको इंफॉर्मेशन नहीं है पूरी तरह से, ये उनको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि उनको पता नहीं कितनी जातें हैं इसमें और क्या क्या इसमें है, कौन कौन है। तो इसके लिए हम इस्तदा करते हैं, क्योंकि हमें पहले ही कहा है कि मरकजी साथी यूटी गवर्नमेंट से शुक्रगुजार हैं उनके, तो उन्हीं ने ये कदम उठाया है, उन्हीं की वसातत से हो रहा है। तो मगर इसकी तरफ से तवज्जो पूरी तरह से अनिल, देनी मैं जो आपके चाहिए। पास जल्दी से आऊंगा, एक लास्ट कमेंट आप देंगे, फिर आबिद के पास भी चलता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है आपको बनाऊं कि जनाब बहुत सारी इंफॉर्मेशंस कमीशन के पास है ही नहीं। 3 बार कमीशन का एक्सटेंशन भी हुआ है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अब आगे नहीं बढ़ेगा, शायद 31 को रिपोर्ट आएगी। तो अगर पूरी तरह से कोई ओबीसी मोर्चा बता रहा है कि जनाब हम तो मुतमईन ही नहीं है, क्योंकि जिन डिप्टी कमिश्नर के साथ रब्ता किया गया है वो नए हैं, उनका टोपोग्राफी का पता नहीं है, डेमोग्राफी का पता नहीं है, तो इसलिए हमें बड़े खदशात है। चाहिए था ना कि एक दरवाज़ा खोल दिया जाता, फाइनल ड्राफ्ट से पहले आप लोगों से मुलाकात होती, सब लोगों से मिला जाता, फिर उमर अब्दुल्ला के पास रिपोर्ट देखा जाता क्या होता। क्या पंचायत कॉन्फ्रेंस के साथ कोई रब्ता, इस तरीके की कोई बातचीत हुई है इन तमाम मौदों को लेकर? बिल्कुल ठीक कहा अशफाक साहब आपने, क्योंकि एक तो कमीशन जब तैनात किया गया, ये गवर्नर साहब से ही ये तैनात हुआ, ये कमीशन सरकार बनने से पहले तैनात हुआ। और बड़ी मजेदार बात यह है कि 3 मेंबरी कमीशन जो है वो तैनात होता है, लेकिन उस 3 मेंबरी कमीशन में एक भी मेंबर ओबीसी का नहीं पाया जाता, ना सूबा कश्मीर से ना सूबा जम्मू से। पहली बात तो यह है कि उस कमीशन में ओबीसी का कुछ सदस्य है ही नहीं, कोई मेंबर ही नहीं है। तीनों के 3 मेंबर जो हैं वो अदर कास्ट के हैं, एक चीज। दूसरी चीज जो है कि सेंसिस हुआ ही नहीं, आपके पास ये डाटा ही नहीं है कि किस पंचायत में, किस ब्लॉक में कितने % जो है ओबीसी हैं। फिर आप ये तय कैसे कर सकते हैं कि कितने % ओबीसी देना है। दूसरी बात, आप को एक चीज और देखनी होगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज्यादा आप किसी को कोटा नहीं दे सकते। अब आ गई बात कोटे पे। पहले 10% दिया पहाड़ियों को कोटा, 10% पहाड़ियों को दिया, वो भी कोटा किससे किया? जनरल कैटेगरी से कोटा किया। उसके बाद अब जो है कोटा जाएगा, वो कहां से जाएगा? अब ये सारी चीजें देखने वाली होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सेंसिस ही नहीं हुआ अभी तक सेंसिस। और हम लोग जो है, हम लोगों ने 73rd अमेंडमेंट के लिए जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता है, और 74 जो है वो अर्बन लोकल बॉडी से वाबस्ता है। हम लोगों ने इसमें जद्दोजहद की, हमारी पूरी टीम ने, कि जम्मू कश्मीर के अंदर तरमीम लागू की जाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक वकालत और करता हूं, जो हमारा पंचायती राज एक्ट 1989 है। 1989 में जो पंचायती राज एक्ट बना, उसके रूल 96 में बने। और ये पंचायती राज एक्ट जो बना है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान बना है, एक चीज। दूसरी चीज और मैं कहूंगा, जो इन्होंने डीडीसी का तोड़ मोड़ के बनवाया, जो 3rd ईयर, इसको बनाया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। जो हमारा पंचायती राज एक्ट 1989 में उसकी क्लास है, वो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड।
आपने एक जिंदा इंसान से रूह को बाहर निकाल दिया। ये किसने किया? पीडीपी की सरकार जब थी, जहां पे उन्होंने ये काम किया, पाप किया लोगों के साथ कि एक रूह को जिस्म में से निकाल दिया। सिर्फ ढांचा आपने खड़ा कर प्लानिंग दिया। उसमें से निकाल दी। ठीक जब है। आप प्लानिंग निकाल दोगे तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा वो क्या खाक काम करेगा वहां पे? तो इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाई, उसमें एडीडीसी उसको जो है वो सेक्रेटरी बना दिया। और जो पंचायती राज एक्ट 1989 था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनकी सरकारों में बना, उसमें था कि डिप्टी कमिश्नर उसका सेक्रेटरी होगा और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड होगा। सेक्शन 43 के तहत वो सारी मीटिंग्स लिया करते थे मिनिस्टर। अब जब इनके थर्ड टाइप के हवाले से आने लगा, पीडीपी की सरकार थी, इन्होंने क्या किया, तोड़ मोड़ा, उसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ठीक है काउंसिल जी। बना दिया। तो मदद शफीक भी जी करने का साहब, काम। एक लास्ट कमेंट आप भी दे दीजिएगा। ओबीसी का डाटा हमारे पास है नहीं, कमीशन रिपोर्ट देने की तैयारी पर है। दूसरी बड़ी बात ये कि जिस तरीके से तरमीमों पे तरमीम की गई, ढांचा तो खड़ा है, रूह कहीं है नहीं। तो ज़रूरत आज के दिन में ये नहीं है कि इस सिस्टम को और ज़्यादा मुतहरिक बनाया जाए, लिविंग असाइड द पॉलिटिकल सिनेरियो, जो कुछ हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशंस है, इस सिस्टम को और मजबूत बनाए ताकि गाँव देहात तक सही मानों में तरक्की हो सके, सही रिप्रेजेंटेशन लोगों की हो सके। देखिए, इस बात से मैं बिल्कुल हूं, और इस बात से जो हमारे साथी ने कही है कि जब यहाँ पर सेंसस नहीं हुआ है, नया सेंसस नहीं हुआ है, तब तक कैसे तय किया जा सकता है किस गांव के अंदर, किस ब्लॉक के अंदर कौन सी कम्युनिटी की कितनी तादाद है। ये बहुत बड़ी जरूरी है डिलिमिटेशन करने से पहले या रिजर्वेशन देने से पहले। जो है ये चीज जो है सेंसस, नया सेंसस होना जरूरी है, ये बिल्कुल लाजमी है। उसके बगैर जो भी एक्सरसाइज होगी वो मुझे लगता है कि एक किस्म की फेक एक्सरसाइज होगी, और बहुत सी जगहों पर उसका एहतमाल है कि इनजस्टिस होने का। जहां तक सवाल आपने ये कहा है कि सारे लूप होल्स हैं, या पहला जो पंचायती राज एक्ट था हमारा 1989, उस बात से मैं बिल्कुल मुत्फिक हूं कि वो एक मजबूत जम्मू कश्मीर का एक्ट था और अच्छा एक्ट था। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर का आरटीआई एक्ट था, जो अच्छी बातें हैं उनको जो है मानना चाहिए। आरटीआई एक्ट भी हमारा जो है सेंट्रल आरटीआई एक्ट से मजबूत था। तो मैं ये समझता हूं जो डीडीसी का कंसेप्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर लाया गया, ये एक नया कंसेप्ट है। इसके अंदर भी मुझे लगता है कि तरमीम की जरूरत है। अब ये देखना है कि यूनियन गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री इसके अंदर तरमीम करती है या कौन करता है, ठीक क्योंकि है जी। हमारा वो जो है एक लास्ट चीज, एक्ट हमारा आबिद, ये मैं कहता मेरे है पास कि टाइम बड़ा बीडीसी कम है, आबिद कोई लास्ट डिस्ट्रिक्ट कमेंट। डेवलपमेंट आपके लिए बड़ा इसके फीडबैक अंदर आया। तरमीम की अभी अगर जरूरत, कल मुझे 31 लगता है ये तारीख को तमाम अपनी चीजें रिपोर्ट होनी सामने चाहिए, रखता फिर है उसके बाद और वजीर आला को सौंप देता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की किटी में ये बातें तो आई गई कि जनाब ओबीसी का डाटा है ही नहीं, तो कमीशन किस तरीके से ये करेगा बंदरबाट, एक बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी बात ये कि जिस रूह को निकाला गया है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये लाजमी नहीं है उस रूह को वापस डाला जाए ताकि निजाम स्ट्रीमलाइन हो जाए? और 31 तारीख से पहले अगर इस तरीके की बात सामने आई है, ये तो सोने पे सुहागा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। देखिए गौर साहब, अगर आप मुझसे जहां सवाल तक कर आप बोल रहे रहे हैं हैं तो अभी फिर मैं ये फीडबैक मिला समझता है, हूं बट एक ऑफिशियल ब्लूप्रिंट हमारे पास नहीं है। जो डेटा है वो जब सामने आएगा, जो स्टैटिस्टिक्स होंगे रिजर्वेशन के, अदर बैकवर्ड क्लासेस के, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के, वो देखना पड़ेगा। जब तक कि ब्लूप्रिंट कोई होगा नहीं तो हम उस पर कोई कमिट नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है, जितनी भी रियाई हमारी तरफ से स्टेट इलेक्शन कमीशन को चाहिए होगी या इस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रंग करने में होगी, ग्रास रूट लेवल पे ले जाने के लिए इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मॉडल को, उसमें हम कोई कमी नहीं रखेंगे, ना पीछे रखी है ना आज रखेंगे। तो मुझे लगता है जब तक कोई ब्लूप्रिंट ऑफिशियली हमारे पास नहीं आएगा, हम कोई कॉल इस पे नहीं ले सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया जी अनिल शर्मा साहब, शफीक मीर साहब, आबिद वानी साहब और शफी शमा साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मामला पंचायती इलेक्शन का है, ओबीसी कमीशन अपनी रिपोर्ट देने वाला है, लेकिन बातों में जो बात सामने आई वो यही आई कि कमीशन के पास डाटा अवेलेबल नहीं है कि कौन ओबीसी के दायरे में है, कौन नहीं है, क्योंकि सेंसस यहां प्रॉपर नहीं हुआ है। फिर दूसरी बात ये कि जिस कमीशन को, जिस सिस्टम के तहत चुनाव हो रहे हैं और जिस एक्ट पर बात हो रही है, कहा जरा मजबूत एक्ट है, लेकिन चुनाव लड़ने वाले लोग मान रहे हैं कि ये एक्ट ऐसा ही एक्ट है जो टाइगर विदाउट टीथ्स है। दांत नहीं है शेर के, लेकिन शेर की खाल तो बनी है, अंदर रूह बिल्कुल भी नहीं है। जरूरत है कि एक ऐसे शेर को पाला जाए जो करप्शन को खत्म करे और जमहूरियत की जड़ों को और मजबूत करे। फिलहाल 5 के 5 में आज मेरे साथ बस इतना ही। बने रहेगा हमारे साथ।